So very good morning everyone. In the last few lectures we have discussed about two-dimension motion. We have solved the numerical problems. I also asked you to do the exercise of NCERT. If you have any doubt in the NCERT book regarding chapter 2 motion in two dimension, motion in one dimension or vector, you can just send me your doubt or the page number or the question number. I will address that particular questions of yours in my separate video and I will upload it so that you can resolve your all doubts from your even from sitting at your home. Very soon the schools are also going to open, so it's a good news for all of us. Okay, but in the meanwhile it still will take 20 days to open. So in 20 days we cannot sit idle. So let's start our next chapter, that is name is force, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. यहाँ से थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट और आपका बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कुछ हद तक देखो तो पुरानी चीज़ें कर रहे थे कि सर वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, ये 10th में हमने पढ़ा है सर. हालांकि जो चीज़ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर के नाम है सब अपने 10th में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन आपको याद होगा, आपने 10th में नहीं पढ़ा था, ठीक है, आपने यहाँ देखा. और प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या सिखाना चाहता था आपको, बस वो इतनी बात बताना चाहता था कि देखो यार, जब भी कभी 2D मोशन आएगा, 3D मोशन आएगा तो परेशान मत होना, हर मोशन को अलग अलग ट्रीट करना. एक एक्स वाले को अलग अलग करना, एक्स वाले की जो वेलोसिटी है वो उधर के लिए जिम्मेदारी लेगी, उधर का एक्सेलेरेशन उधर के लिए जिम्मेदारी लेगा, ठीक है. वाई में जो वेलोसिटी है, वाई में जो एक्सेलेरेशन है वो ऊपर नीचे का मोशन देखेगा, जेड वाला किसी और डायरेक्शन में मोशन देखेगा. सब अपने अलग अलग काम करेंगे, तुम अलग अलग सॉल्व करना है वन डायमेंशन की तरह, फिर सबको मिला करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ठीक है. दिस इज द स्टेप. अब हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में. फोर्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है. चैप्टर आज के बस वीडियो में बस हम लोग डिस्कशन रखेंगे. हमारा टारगेट है कि आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस को समझें थोड़ा सा. हम लोग समझें कि आखिर कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं, हम लोग समझें कि इनर्शिया क्या होती है, और हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ तक टच करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है. इतना ही हमारा टारगेट है, तो आराम से पूरा शुरू करते हैं. पहली बात ये देखो कि फोर्स क्या होता है. अब फोर्स के बारे में आपने पुराने क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पुश और पुल, छोटी क्लास में आपको याद हो, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट तो थियोरेटिकल हो गया, ठीक है, कि हाँ ये रट लिए, लेकिन सर समझ में नहीं आया. मतलब आप सर ये बोल रहे हो कि पुश किसी चीज़ पे करते हैं या किसी चीज़ पे अगर पुल होता है तो जो चीज़ लगती है उसको, या जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स. अब एक डाउट आता है, पहले ही मेरे दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये तो ना पुश हो रहा है ना पुल हो रहा है, जहाँ का है वहीं पे है, तो क्या मतलब मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ. तो आंसर है नहीं, फोर्स तो लगा रहा हूँ सर मैं, यहाँ पूरा आप भी आके लगा लो, ना तो पुश हो रहा है ना तो पुल हो रहा है, तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ सर. फिर लोगों ने बोला कि डेफिनेशन को ऐसा कर दो कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और एटलीस्ट ट्राई टू पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. मतलब या तो पुश पुल हो जाए या तो कोशिश हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स. फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो हमने देखा कि नहीं सर, आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे जब आप फोर्स लगाते हो तो सर कुछ ना कुछ तो सर दब रहा होगा अंदर, भले आपको नज़र नहीं आ रहा है सर. या किसी चीज़ को आप खींच रहे हो तो भले आपको नजर आए, मान लो इस पोडियम को मैं खींच रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये हिला कि नहीं हिला, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका मेरी तरफ आया होगा, ठीक है. तो फिर वो डेफिनेशन को वापस करेक्ट किया गया कि बोला गया कि फाइनल डेफिनेशन यही है कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, whether you are able to see it or you are not able to see it, the pushing or pulling is happening whenever you applied a force on any object. मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हो तो उस पर पुश या पुल होता है. हो सकता है कि आपको नजर आ जाए, हो सकता है मैं बॉल पे फोर्स लगाऊं तो पुश हो जाए, वो नजर आ जाए. हो सकता है कि पेड़ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो पुश ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जहां पे एटलीस्ट आप फोर्स अप्लाई करते हो उसका कुछ ना कुछ पार्ट भले ही टेम्परेरी समय के लिए थोड़े सेकंड के लिए पुश होता है या पुल होता है, बट होता जरूर है. तो ये डेफिनेशन मोटा मोटा दिमाग में क्लियर हो गया कि ओके व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. फिजिक्स के हिसाब से ये डेफिनेशन सही है, लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है फीलिंग आना, कि भाई फीलिंग, आप कॉन्सेप्ट को अगर फील नहीं कर पाते हो, आप वो सब चीज़ें पढ़ते हो फिजिक्स में जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं, और अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो मतलब नहीं है. और फोर्स को फील करना थोड़ा डिफिकल्ट है यार, क्योंकि फोर्स और एनर्जी इतना ज़्यादा आपस में रिलेटेड है ना कि समझ ही नहीं आता कि यार ऐसा तो नहीं कि फोर्स जो है एनर्जी है. क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर एक बॉल रुकी हुई है, तुमने उसे फोर्स लगा दिया तो अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ गई मतलब क्या, उसकी एनर्जी बढ़ गई. या कोई चीज़ बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, उसको हमने फोर्स लगा के रोक दिया, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई. तो फोर्स है क्या, एनर्जी है. एनर्जी होती तो सिर्फ स्पीड बढ़ती रहती. फोर्स क्या, एनर्जी निकालने का क्या चीज़ है ना, अगर वो होता तो फिर स्पीड बढ़ती नहीं. तो फोर्स एक्चुअली में फील करने के लिए क्या है, पुश और पुल तो मैं जान रहा हूँ उसका इफेक्ट है कि हाँ भाई कुछ फोर्स लगा तो या तो पुश होगा या तो पुल होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स.
बट फोर्स एग्जैक्टली में फीलिंग के लिए क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एनर्जीज इस दुनिया में बहुत सारी हैं, आपने बहुत तरह की एनर्जी पढ़ी होगी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल, कैनेटिक, अलग अलग तरह की एनर्जी। फोर्स इज एक्चुअली अ मीडियम। जैसे एक ग्लास में, ठीक है, एक जूस रखा हुआ है, दूसरे ग्लास में जूस रखा है, थोड़ा कम रखा है, एक में ज़्यादा रखा है, एक में कम रखा है। अब एनर्जीज हैं ये जूसेस जो है एनर्जी हैं। अगर मुझे इस ग्लास से उस ग्लास में जूस को ट्रांसफर करना है तो मुझे कुछ चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉ लिया, उसको घुमा करके ऐसे लगा दिया, ज़्यादा वाले में से कम वाले में जाने लग गया। तो जो ये फोर्स है ना, वो स्ट्रॉ की तरह, वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। हो सकता है ज़्यादा एनर्जी आ रही हो तो ले लेगा, हो सकता है कि कम एनर्जी हो तो दे देगा, वो तुम्हारे एप्लीकेशन में डिपेंड करता है। लेकिन फोर्स का मोटा मोटा काम क्या है कि एनर्जीज, जो एनर्जी इतनी सारी है उसको एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेशन करने के लिए जो रास्ता बनता है वो रास्ता बनाना। फोर्स एनर्जी नहीं है, फोर्स सिर्फ एक मीडियम है जिससे हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करने में हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो हो गई, मतलब बेसिक फीलिंग के लिए था ये कि अच्छा मतलब फोर्स क्या है, वही एक एनर्जी को ट्रांसफर, हम लोग किसी चीज़ पर धक्का देते हैं तो गिर जाता है वो इंसान, क्यों गिर जाता है कि हमने एक अपनी अंदर की एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी। कैसे ट्रांसफर कर दी? बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग concept of force. And what is theoretical concept of force? Force is a push or pull on any object, whether you are able to see it or not doesn't matter, but every time whenever you apply a force there is a push or pull happening on that particular object, right? इसके बाद बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा है बचपन में, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हम लोग एक्चुअली बॉडी को टच करते हैं और फिर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अगर मुझे इस मार्कर को उठाना है, यहाँ से हाथ से ऊपर उठाना है तो मुझे इसको टच करना पड़ेगा फिर उठाना पड़ेगा, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, मस्कुलर, और कौन सा फोर्स है ये? मस्कुलर फोर्स, मेरे मसल्स का फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर वो फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, आप देखो चुंबक रख दो, दूसरा चुंबक दूसरे दूर रख दो तो बिना टच किए ही उसको खींच ले जाता है, मतलब खींच ले गया मतलब फोर्स लगा ले गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मार्कर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अपने आप नीचे चला गया तो किसी ने खींचा होगा ना, किसने खींचा? पुल हुआ ही है, किसने पुल किया इसको? अर्थ ने पुल किया। कौन से फोर्स अर्थ पुल करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कैसा फोर्स हो गया वो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें चीजें टच करके पुश या पुल करना पड़ेगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें बिना टच किए ही चीजें पुश या पुल हो जाएंगी या फिर फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। अब ये हो गई बच्चों वाली बात, तो हम 11th में आ गए हैं, तो 11th हम लोग को रियल कॉन्सेप्ट जानने चाहिए। देखो यार, दुनिया में बताऊं आपको तो कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ही ट्रांसफर कर देगा कुछ भी, कैसे पॉसिबल है? मैं आपको मारना, मैं चाहता हूँ बिना टच के ही मार दूँ आपको, मतलब फिजिकली मारना है मुझे, तो टच तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब मान लो कि मैं आपको मारना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ टच ना हो, तो मैं क्या करूँगा? ये तो दुनिया के अंदर नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा? किसी को बुलाऊंगा, तीसरे को बुलाऊंगा, सो मारो, तो वो उसने मार दिया। तो एक्चुअली में तो फोर्स किसी ने टच किया ही टच किया। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है। जो भी आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हो, जैसे मान लो आप लोग पढ़ते हो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि उसकी फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस मतलब जैसे सपोज एक मकड़ी है, ठीक है, तो मकड़ी जो है, मकड़ी पता है अपना जाल बुनती है ऐसे पूरा बड़ा सा, और फिर बीच कहीं साइड में जाके बैठ जाती है। अब दूर से एक कीड़ा आ रहा है, ठीक है, कीड़े ने देखा वो मकड़ी तो उस किनारे है, चलो साइड से निकल जाते हैं, और साइड से निकला और क्या हुआ? उसके जाल में फंस गया। तो अब तुम क्या बोलोगे? मकड़ी ने मतलब कोई अदृश्य शक्ति फैला दी थी? नहीं ना, तो भाई वो मकड़ी का ही तो पार्ट है। ऐसे ही जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना, वो दिखते नहीं हम लोगों को कि वो टच कर रहे हैं, बट वो करते हैं। वो अपनी फील्ड लाइंस के थ्रू चीज़ों को टच करते हैं। हर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की फील्ड लाइंस होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो उनकी फील्ड लाइंस फैली रहती है जो हमारे ह्यूमन आइज को नहीं दिखती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि यार बिना टच के उठा लिया, तो हमारे नज़र में वो नॉन कॉन्टैक्ट है क्योंकि वो मेरी नज़र में दिख नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए और मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कोई फोर्स दुनिया में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, सब के सब फोर्स कॉन्टैक्ट हैं, बशर्ते कुछ आपको दिख रहे हैं कुछ आपको नहीं दिख रहे हैं। मस्कुलर फोर्स में आपको दिख रहा है कि मैं टच करके उठा रहा हूँ, तो बोला कि हाँ भाई कॉन्टैक्ट फोर्स है। नहीं दिख रहा है मैग्नेटिक, बोल दिया नॉन कॉन्टैक्ट है। बट ऑन द कॉन्सेप्ट लेवल actually every force is touching the other object before applying it, because they have to make a bridge so that they can transfer the energy from one part to another part. In that way they can apply the force. बात समझ में आई?
तो फोर्स अगर हाँ अब देखो यार बोर्ड में कोई आपसे पूछ ले कि फोर्स कितनी तरह का, तो मत बोलना कि सर एक ही तरह का होता है कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट होता ही नंबर काट लेगा वो, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्चुअली बॉडी टच करके फोर्स लगाया जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बिना टच के ही फोर्स लगा देता है। एग्जाम्पल मैंने बता दी कॉन्टैक्ट फोर्स के, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल बता दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें बिना टच किए देखो, बिना टच किए देखो अर्थ है, ये बिना टच किए नीचे गिर रहा है, देखो फिर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब कोई खींच रहा होगा, कौन खींच रहा है, इसको ग्रेविटी खींच रही है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब फोर्स कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो कॉन्टैक्ट नॉन में पढ़ लिया। इसका एक टॉपिक हम लोग के सामने आता है, मतलब फोर्स का मोटा मोटा आइडिया हम लोग क्लियर हो गया, क्योंकि फोर्स क्या है, एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। कैसे पता चलेगा कि हुई है कि नहीं हुई है, वो पुशिंग दिखाएगा या पुलिंग दिखाएगा, तुम्हें दिखे ना दिखे लेकिन पुशिंग पुलिंग होगी जब भी फोर्स लगेगा। फोर्स के टाइप क्लियर हो गया हम लोग का सबका। फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर बात करूँ तो ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है फोर्स का, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जान लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी कभी आपको फोर्स निकालना हो किसी बॉडी पे, तो उसका मास कितना पता कर लो, उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पता कर लो, बस आपको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट इसकी ये होती है, दूसरी यूनिट इसकी ये होती है। ये सारी यूनिट किस में होती हैं, एमकेएस में होती हैं। एमकेएस समझते हो ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में होती है, एमकेएस सिस्टम में होती हैं। अगर आप यही सीजीएस में जाओगे तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ये आप सब आपने बचपन में पढ़ा है कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम यूज होता है, मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम के लिए सेकंड तो है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइन। डाइन जो है वो भी यूनिट है, डाइन समझ रहे हो ना, डाइन। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम। तो बेसिकली हमने यूनिट्स के बारे में स्टडी कर लिया कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसमें होती है, ये होती है हमारी एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट में। दूसरी सीजीएस में क्या होती है, या तो डाइन बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द फोर्स एंड दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। हम फोर्स की मतलब पूरी कुंडली है समझ लो चैप्टर, ये सिर्फ फोर्स के बारे में लोग को स्टडी करना है और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे आप लोग पढ़ते होगे ना कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बॉडी हैव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है कि भाई देखिए सर एक्सेलरेशन है मतलब सर वेलोसिटी बदलेगी। सर अगर वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है तो कोई चीज़ अपनी डिस्टेंस बदलेगी, और कोई चीज़ डिस्टेंस बदलेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी है। तो ये सब आपने पढ़ लिया है, लेकिन मुख्य सवाल आता है सर एक्सेलरेशन आता कहाँ से है। तो आता कहाँ से दिख रहा है तुमको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला कौन है, फोर्स। तो अब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे एक्सेलरेशन आता कहाँ से, सवाल को हम लोग आंसर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, और इस चैप्टर के मूल कुछ सिद्धांत है, ये फेमस है न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, न्यूटन्स लॉ देखो इतना पावरफुल लॉ है ना कि आज भी दुनिया, आज से 200 साल 250 साल पहले न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे। आज भी जो हमारी दुनिया है, जो भी जितने भी मिशंस होते हैं, आप देखते हो कि नासा ये कर रही है, मार्स पे जा रही है, यहाँ जा रही है, वो सब के सब में न्यूटन्स के लॉज का इस्तेमाल किया था। तो दिस लॉज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी ऑथेंटिक। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूटन ने क्या क्या बोला था समझने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक बातें भी समझनी पड़ेंगी। जैसे एक टर्म हमको समझना पड़ेगा जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया, देखो इनर्शिया एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है मास। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि मास, हाँ भाई 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो मास। देखो मास और इनर्शिया में कोई फर्क नहीं है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब इनर्शिया इज, ये भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और यू कैन से मास एंड इनर्शिया आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है, मतलब अगर तुमसे कोई बोलता है कि 50 किलो का एक बोरा है और एक 30 किलो का बोरा है, दोनों का मास ज़्यादा किसका है, तो ऑब्वियसली बात है 50 किलो का ज़्यादा है 30 किलो कम है। दोनों का इनर्शिया ज़्यादा किसका है, तो फिर से बोलेंगे 50 किलो का ज़्यादा है 30 किलो का कम है। अब इनर्शिया क्या होता है छोड़ दो, बस इतना समझ में आ रहा है ना कि इनर्शिया और मास में ऐसा कोई फर्क नहीं है। जो चीज़ आप फीलिंग करते हो मास, मैं बोलूँ 20 किलो का कोई चीज़ है, मैं बोलूँ 100 किलो की कोई चीज़, तो आप फील करो ना भारी हो गया वो, तो जो फीलिंग आपको वहाँ आती है वही फीलिंग आपको इनर्शिया के बारे में करनी है। नाम अलग अलग इसलिए रख दिया गया कि मास जो है बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई सामान उसमें कितना है,
ये बहुत हद तक मतलब एक नॉर्मल सी फिजिकल क्वांटिटी है, हालांकि ये दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट सिर्फ ये हमें उस चीज़ का ज्ञान देती है कि कोई चीज़ जो है कितनी है। और इनर्शिया क्या है, हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी है और उतनी होने की वजह से उसके अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर रही है, वो चीज़ का ज्ञान देता है हमें इनर्शिया। ठीक है, तो मास बताता है कि कोई चीज़ कितना है, इनर्शिया बताता है कि वो चीज़ उतना होने की वजह से अब क्या क्या होगा, वो चीज़ की जानकारी देती है हमें इनर्शिया। तो ये पूरी इनर्शिया जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है मास पे, और वो भी कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ओके। तो मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना इसमें जो है सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनर्शिया क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ असर ऑफ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतने समान होने का असर क्या होगा, ये है तुम्हारा इनर्शिया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इनर्शिया और मास में कुछ खास नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। मास बस बता देता है हमें कि भाई कोई सामान, जिस भी सामान की बात करो, लड्डू की बात करो 2 किलो, तो लड्डू उसमें 2 किलो है। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया 2 किलो होने की वजह से, इतना लड्डू होने की वजह से क्या होगा उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सो जो ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखी जाती है, थियोरेटिकल जो डेफिनेशन लिखी जाती है इनर्शिया की, मैं आपको वो लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, वेयर इज द पेज, हाँ मैं आपको लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूँ डेफिनेशन को। ठीक है, इनर्शिया डेफिनेशन लिखा गया है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, द इनहेरेंट मतलब अंदर, मास के साथ ही होती है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स क्यों भाई, जिसके जिसके पास मास होगा उसके उसके पास इनर्शिया होगा। ये मत समझना कि अच्छा इस वाले के पास इनर्शिया, इस वाले को नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ना दुनिया में कि हर चीज़ के पास मास है, वैसे ही दुनिया की हर चीज़ के पास इनर्शिया है, होना भी चाहिए। अगर मास है तो इनर्शिया होगा, इनर्शिया है तो मास होगा। मतलब मास और इनर्शिया में कोई फर्क नहीं सर। मास बताता है हमें कि कोई चीज़ कितनी है, इनर्शिया हमें बताता है सर कि उस चीज़ कितनी होने की वजह से क्या फ़र्क आएगा। एंड मास एंड इनर्शिया आर ऑलवेज सिमिलर। So the inherent property of all the objects, that they do not change their state of rest, or uniform motion along a straight line path, unless a external force is applied। समझो बात को जरा, मतलब क्या है कि मास मुझे बता दिया कि कितना समान है, इनर्शिया क्या बताता है फिर सर? तो इनर्शिया बोल रहे बताया सर कि उस समान का होने का असर क्या है। तो समझो असर क्या कैसे बताता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज़ के पास मास है सबके अंदर इनर्शिया होगा। और इनर्शिया क्या करता है, वो चीज़ जो भी कर रही है उस चीज़ में बदलाव आने को रोकता है। सिंपल भाषा में समझो कि इनर्शिया समझ लो एक ऐसी चीज़ है जो चेंज का विरोध करती है, मतलब चाहती नहीं कि बदलाव हो जाए। अगर कोई चीज़ मान लो चल रही है तो इनर्शिया उसके अंदर, मास है, मास तो है ही, कितना समान है, तो कितना समान यानी कि इनर्शिया जो उसका असर वो ये है कि वो चाहेगा कि वो चलती ही रहे। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो रुकी ही रहे। वो जो प्रॉपर्टी जो उसको उसके अंदर चेंज लाने को विरोध करती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अगर वो घूम रही है तो वो इनर्शिया चाहेगा कि वो घूमती ही रहे। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मास की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चाहती है कि उसके अंदर कोई चेंज ना करे, जो जैसा है वैसा रहे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब हर एक ऑब्जेक्ट हर एक मास के अंदर होता है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स रुका है तो रुका रहना चाहता है,
चल रहा है, चलता रहना चाहता है, ठीक है, तब तक जब तक कि कोई उस पर फोर्स ना लगाए, ठीक है। मतलब जब आप फोर्स लगाओगे तो वो चेंज होने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन वो फोर्स लगाना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहाँ इनर्शिया है। अगर इनर्शिया ना रहे तो बिना फोर्स के ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया ही तो ऐसी चीज़ है जिसको रोक के रखती है कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, तुम अगर खेल रहे हो तो खेलते रहो, तुम अगर सो रहे हो सोते रहो, तुम जो कर रहे हो करते रहो। ये है मेरा काम, ये है, मैं हूँ इनर्शिया और मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें मेंटेन करूँ, तुम जो कर रहे हो। तुम अगर मान लो तुमने टीवी देख रहे हो तो तुम टीवी देखते रहो, इनर्शिया है वो, ठीक है। लेकिन फोर्स क्या है, तुम्हें बदलाव करने के लिए हेल्प करने वाली चीज़ है। तुम मान लो सपोज अब तुमको लगता है कि तुम बहुत टीवी देख रहे हो, मम्मी आ गई घर पे, तो मम्मी तुम्हारे लिए क्या हो गई, फोर्स। और तुम्हारा टीवी देखने का जो आदत है, मन जो कर रहा है वो क्या है, तुम्हारा इनर्शिया, तुम भाई जो कर रहे हो करने का मन कर रहा है। तो फिजिक्स में इनर्शिया का तुमको रियल रूप में दर्शन होगा अभी थोड़ी देर में कि हाँ सर, तुम भी मानोगे हाँ सर ऐसा होता तो है, इनर्शिया हमने देखा है। और इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मास पर। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं करने का कमिटमेंट, नहीं करेंगे चेंज, ठीक। जितना ज़्यादा मास उतना चेंज नहीं करने का कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार एक पत्थर है, एक बड़ा, एक 50 किलो का पत्थर है और एक 10 किलो का पत्थर है, किसको हिलाना ज़्यादा आसान रहेगा? तो आंसर दोगे सर 10 किलो को, ऑब्वियसली। अब देखो जरा दोनों पत्थर को ध्यान से, तुम मान लो पर्दे के पीछे से देख रहे हो, दोनों एक 50 किलो का, एक 10 किलो का, दोनों बात कर रहे होंगे यार मैं तो 50 किलो का हूँ, मेरा मास 50 किलो है, मतलब मेरा मास ज़्यादा है, मेरा इनर्शिया ज़्यादा होगा। बोलेगा हाँ ठीक है, 10 किलो वाला बोल रहा है, हाँ ठीक है तुम्हारा मास ज़्यादा है, तुम्हारा इनर्शिया ज़्यादा है, लेकिन मेरे अंदर मास तो है, मेरे अंदर भी इनर्शिया है, मैं भी जो है चेंज का विरोध करूँगा। अब दोनों किसी चीज़ का क्या चाहते हैं, देखो दोनों रुके हुए हैं, दोनों चाहते क्या हैं कि वो दोनों के दोनों रुके रहें। अब मान लो एक फोर्स आ गया, अब फोर्स वाला क्या बोल रहा है, बदलो, उसको भी क्या बोल रहा है, बदलो। दोनों हमला करेंगे, इनर्शिया दोनों हमला करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई चीज़ चेंज हो। अगर वो रुके हुए हैं तो रुके ही रहे, दोनों हमला करेंगे। ज़्यादा हमला किसको करना पड़ेगा, सॉरी दोनों हमला करेंगे, ज़्यादा ताकतवर कौन पड़ेगा, 50 किलो वाला, क्योंकि भाई उसकी इनर्शिया ज़्यादा, वो हमला करेगा, फोर्स को मार देगा। उसको हमला करेगा वहाँ पे तो 10 किलो तो सरक जाएगा। अब मान लो मैंने और फोर्स बढ़ाया तो एक दिन ये भी हार जाएगा, ठीक है। अब सब इमेजिन करो कि दोनों पहाड़ से लुढ़क रहे हैं, दोनों जो है रोल डाउन कर रहे हैं, नीचे नीचे गिर रहे हैं। अब दोनों के अंदर इनर्शिया अभी भी है, इनर्शिया तो कभी खत्म नहीं होती, वो चाहे रुके हो चल रहे हो, उससे मतलब इनर्शिया का सिंपल एक मतलब है तुम जो भी कर रहे हो यार तुमको वही करना है। अब दोनों लुढ़क रहे हैं, ठीक है, दोनों नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अब बात हुई यार मैं तो गिर रहा हूँ, 50 किलो बोल रहा है मैं गिरता रहूंगा क्योंकि मेरा इनर्शिया बड़ा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। छोटा वाला बोल रहा है मैं भी गिरता रहूंगा, मेरे अंदर भी इनर्शिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। फोर्स आया, अब बताओ जल्दी किसको रोकना आसान है, 10 किलो वाले को कि 50 किलो वाले को? तुम लोग सर 10 किलो वाले को, समझे? 10 किलो वाले को चलाना भी आसान था क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, वो रुका वो चला दिए, चल रहा था तो रोक दिए। उसके अंदर चेंजेस में बड़े आराम से कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास कम है। लेकिन 50 किलो वाले को चलाना भी मुश्किल था और रोकना भी मुश्किल था क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर चेंज करना डिफिकल्ट है। तो वो यही बोल रहा है कि इनर्शिया एक चीज़ होती है जो हर एक मास के अंदर होती है और बस वो इतना चाहती है कि इसके अंदर कोई चेंज ना किया जाए। अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहे, अगर वो चल रहा है चलता रहे, अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाता रहे, ठीक है। तब तक जाता रहे जब तक कि उस पर कोई प्रॉपर एक्सटर्नल फोर्स आके ना लगे और उसकी चीज़ों को बदले। बात समझ में आई? तो दिस इज इनर्शिया फॉर यू। इनर्शिया बेसिकली जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो बातें बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है जितनी बातें मैंने तक बताई उसमें से। पहली बात ये कि इनर्शिया जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। और दूसरा बात याद रखो कि इनर्शिया जो है वो चेंज का दुश्मन है, ठीक है, वो चेंज नहीं चाहता, ठीक है, चेंज का दुश्मन है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि बस रुकी हुई चीज़ चला देना, जो चीज़ है मतलब चलती हुई चीज़ को रोक देना भी तो चेंज है, तो वो दोनों नहीं चाहता है। मतलब एक मान लो कोई भारी सा पंखा है, अगर घुमाने में समय लगा है तो उसको रोकने में भी समय लगेगा, क्योंकि अगर वो पहले घूम नहीं रहा था तो उसका इनर्शिया बोलता है रुके हैं तो रुके रहते हैं, चलो यार। अब जब घूम गया तो बोलेगा घूम रहे तो घूमते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। तो इनर्शिया बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि सर आपने बोला था
कि 20-50 जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी चेंज आने को का विरोध करना, चेंज नहीं होने देना। अब मान लीजिए सर मतलब 100 किलो का सर एक पत्थर है और एक सर 5 किलो का पत्थर है, सर दोनों अभी लाल कलर से पेंट हैं, मैं पीला कलर का पेंट ले आया तो सर वो बड़े वाले पत्थर ने उठा के मेरे हाथ से फेंक दिया, बोला लाल कलर के तो लाल ही रहेंगे। ना ना ना, इनर्शिया का मतलब होता है चेंज नहीं करना, सही बात है, पर क्या क्या चीज़ है, मोशन को अगर वो मोशन में तो चेंज मत करो, वहाँ इनर्शिया आ जाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा, बोलेगा मोशन में तो मोशन में रहेंगे। या तो अगर वो रुका हुआ है तो वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाएगा, बोलेगा हम रुके तो रुके ही रहेंगे, चेंज मत करो। या अगर वो मुड़ रहा है तो इनर्शिया आ जाएगा। बाकी जगहों पर मास से कोई मतलब बाकी जगहों पर कोई चेंज नहीं करता, इनर्शिया का सिर्फ 3 ही काम है, रुका है तो रुकने रखना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना देना चाहता है, और अगर मुड़ रहा है तो मुड़ते रहना देना चाहता है। अब ये नहीं कि कलर ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ कलर है कि कलर भी चेंज नहीं करने दे रहा जस्ट बिकॉज मास ज़्यादा है। या इनर्शिया ऑफ कवरिंग है कि अब भाई बड़े वाले मास बोल रहा है हम बिना कवर के रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनर्शिया सिर्फ 3 चीज़ों में वर्क करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पे मास एक्चुअली में रोल प्ले करता है। अब देख समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब, पहले समझ लो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी, रुक नहीं सकती है वो, मतलब जल्दी नहीं रुक पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम लोग सॉरी हम लोग एक बस में बैठे हैं, ठीक है, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, अगर तो देखोगे तुम कि सबका हमारी जो बॉडी है वो भी चल रही है, हमारी बॉडी मोशन में है, ठीक है, हर चीज़ चल रही है, हमारी बॉडी में मास है, मास है, हम वही 60 किलो के हैं तो मास है हमारे अंदर, मास है तो हमारे अंदर क्या हो गया, इनर्शिया हो गया, इनर्शिया भी हमारे अंदर है, ठीक है, मास है तो इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब होता है कि जो चीज़ हो रहा है उसको होने तो बदलना नहीं है, चेंज नहीं करने देना है, और अभी हो क्या रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब वो इनर्शिया ऑफ मोशन वाला केस है। अब अचानक किसी ने मान लो ब्रेक मार दिया, गाड़ी ने ब्रेक मार दिया, तुम देखते हो कि हम सब लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, वो झुकना का मेन कारण इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, मेरी बॉडी किस इनर्शिया में है, वो मोशन की इनर्शिया में, उसको लग रहा है कि चलना है चलना है चलना है। ब्रेक किसी ने अचानक मार दिया, ब्रेक मारा तो टायर रुका, टायर से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जैसे मान लो मेरा पैर जो बस से टच है, जो टायर से टच है बॉडी, बॉडी से टच है पहले पैर, फिर टच है हमारी ऊपर की बॉडी, तो वो रुका, ये रुका, लेकिन अभी पूरे बॉडी 60 किलो का यार, चेंजेस इतनी तुरंत नहीं आएगा क्योंकि वो विरोध करेगा, वो बोलेगा चल रहो चलते रहो, तो हमारी नीचे की बॉडी तो रुक जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसका असर तुरंत पड़ता है। लेकिन अभी ऊपर की बॉडी किस में है, इनर्शिया ऑफ मोशन में है, तो वो क्या करती है, चलती चली जाती है, उसको पता ही नहीं चला कि सब कुछ रुक गया है, तो वो क्या होता है, आगे की तरफ वो झुक जाता है। बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ट्रेन चल रही है, अक्सर ऐसा होता है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब चलती हुई ट्रेन से लोग क्या करते हैं, कई बार उतर जाते हैं, तो जब भी चलती हुई ट्रेन से लोग उतरते हैं तो पैर रखते ही, अगर वो ना दौड़े, तो आप लोग देखते हो जो समझदार लोग तो उतरते दौड़ना शुरू कर देते हैं, अगर वो ना दौड़े तो उतरते ही भड़ाक से जमीन पे आगे की तरफ गिर जाएंगे। मतलब ट्रेन इधर जा रही है ना, उन्होंने ऐसे कूदा तो भड़ाक से आगे की तरफ गिर जाएंगे, नाक वाट टूट जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो आप ट्रेन में हो, ट्रेन चल रही है, तो आपकी बॉडी अभी ट्रेन से कनेक्टेड है, उसके पूरे उसमें चल रहा है, उसके जो इनर्शिया को मैसेज आ रहा है कि हम लोग अभी इनर्शिया ऑफ मोशन में हैं और हमें मोशन में ही रहना, हमें बदलाव नहीं करना है। आप जैसे ही ज़मीन पे कूदे, आपका पैर टच हुआ ज़मीन से, ज़मीन तो रेस्ट पे है, तो पैर ने तो ये समझ ले ली कि भाई हम तो रेस्ट में, चलो हम रेस्ट पे आ गए, लेकिन आपकी पूरी बॉडी अभी उसी इनर्शिया ऑफ मोशन में चल रही है, उसको लग रहा है कि यार हम तो इनर्शिया, हम क्यों बदलाव करें, हम पे कोई फोर्स लगा नहीं, हम क्यों बदलाव करें, चलो, तो ये रुक गया, बाकी बॉडी चल गई, और चल गई तो भड़ाक से गिर जाओगे आगे की तरफ। तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब समझे, एक ऐसा प्रॉपर्टी मास का, जो कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसको चलने देना चाहता है, उसको रोकना नहीं चाहता है। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी तरह इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, फिर वो नहीं चाहती चले। फिर से देता हूँ बस का एग्जाम्पल मैं, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो हम लोग सब लोग बैठे हैं, बस रुकी हुई, हम लोग सब लोग बैठे हैं, अचानक बस स्टार्ट हुई, चल दी, तो हम लोग पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। देखा है आपने, पीछे की तरफ हम लोग धक्का खाते हैं। क्यों पीछे की तरफ धक्का खाते हैं? अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरी पूरी बॉडी, मतलब अगल बगल सब चीज़ रुकी हुई है, तो मेरी पूरी बॉडी इस इनर्शिया में है कि मैं रुकी हुई हूँ, मेरा काम है रुकी रहना। अचानक बस स्टार्ट हुई, पहिया चल पड़ा, तो बस से कनेक्ट चीज़ चल पड़ी, तो ये वाला पोर्शन जो मेरा लोअर बॉडी जो मेरी है, वो तो उस वाली इनर्शिया में आ गई कि भाई मोशन में आ गई, चलो चलते हैं, लेकिन अभी ऊपर वाली बॉडी तक वो असर पहुंचा नहीं, क्योंकि वो तो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है।
मेरी लोअर बॉडी आगे बढ़ गई, लोअर बॉडी आगे अगर बढ़ जाएगी तो मेरी पीछे वाली बॉडी, ये जो अपर बॉडी कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, यही होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग गांव वगैरह में जामुन खाना होता है या अमरूद वगैरह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तोड़ भी सकते हैं और हिला देते हैं तो गिर भी जाता है। तो अगर कोई चीज़ को, पेड़ को हिलाने से फल टूटता कैसे है, क्या होता है ऐसा, समझो जरा बात को। जैसे मान लो सपोज ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, इसकी एक डाली से यहाँ पर एक अमरूद लगा हुआ है, ठीक है, अमरूद लगा हुआ है, ये डाली है, ओके। अब क्या हुआ, अगर मैं पेड़ को हिलाना शुरू करूंगा, पहले देखो अभी कुछ नहीं हिला रहा, अभी सब कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अगर मैंने पेड़ को हिलाना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका कंपेयर करो मास का और इसका कंपेयर करो तो मास का, ठीक है, तो ज़्यादा मास किसका होगा, ये जो पतली वाली जहाँ से कनेक्ट होता है उसका मास बोल रहा हूँ मैं पूरे पेड़ का नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ से वो जामुन कनेक्ट होगा, जहाँ से वो अमरूद कनेक्ट होता है, पतला होता है, तो ज़्यादा मास किसका होगा, अमरूद का, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। और अभी दोनों किस इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। जब पेड़ हिलाना शुरू किया तो दोनों को पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों की इनर्शिया बोली क्यों यार हम रेस्ट पे, तुमको रेस्ट में रहने दो। लेकिन ज़्यादा विरोध कौन करेगा, ये करेगा। तो ये बोल रहा है ना, हम तो नहीं मोशन में जाएंगे, मेरा इनर्शिया ज़्यादा है, हिलेगा ये भी हल्का हल्का। लेकिन ये बोलेगा यार मेरी मजबूरी है, हमारे पास इनर्शिया कम, हम ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते, वो हिल रहा है तो हमको ज़्यादा हिलना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा हिल रहा है, ये कम हिल रहा है, समझो, ये कम हिल रहा है, ये ज़्यादा हिल रहा है। तो अभी क्या होगा, जब एक समय ऐसा है खट से निकल जाएगा, ज़्यादा हिला, एक लिमिट से बाहर निकल गया, टूट गया, और टूटने के बाद ग्रेविटी पे काम करेगा, थड़ाक से फल जो सीधे नीचे। अब अगर मान लो सपोज ये भी हल्का होता, ये भी बहुत हल्का होता, मान लो एक ब्लूबेरी है, तूत, गांव में बोलते हैं तूत और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूबेरी, मान लो ब्लूबेरी है, पतली छोटी सी ऐसे होती है दानेदार। अब ये भी हल्का, ये भी हल्का, विरोध तो दोनों करेंगे, भाई हम रेस्ट पे, तुम्हें रेस्ट पे रहने दो। लेकिन अब तुम हिलाओगे तो मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे चूंकि दोनों का मास बराबर है तो दोनों एकदम बराबर मोशन में आएंगे। अब ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, तो कभी नहीं टूटेगा वो। इसलिए देखो अक्सर जो है मोटे पेड़ ही जमीन मतलब आंधी वगैरह में गिरते हैं, पतले पेड़ नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि पूरी जो ऊपर अलग जो चीज़ें हैं हमारी, जिसका इनर्शिया का मोशन में आ गया और जिसका इनर्शिया था वो रुका हुआ है, तो डिफरेंस की वजह से क्या होता है, टूट जाती है चीज़ें। या कोई भी डाल जब टूटती है तो यही होता है कि पूरा पेड़ जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है और आपके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया है। तो अब ये रुका हुआ है और आप ऐसे घुमा रहे हो अपने हाथ को, तो खट से निकली जाएगा कभी ना कभी। तो ये है कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया का मतलब होता है विरोध करना, और वो डिपेंड करता है मास पे। मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा विरोध करेगा। किस चीज़ का विरोध करेगा? 3 चीज़ों कर सकता है। रेस्ट का, अगर वो रेस्ट पे चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में चाहता है कि वो मोशन में रहे, और अगर डायरेक्शन बदलता है। जैसे आप लोग देखो बस में, एग्जाम्पल फिर से बस का, आप लोग जब गाड़ी से घूमती है, ठीक है, गाड़ी घूमती है, हम लोग सीधे रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी ऐसे घूम गई तो हम लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं, ऐसे इधर की तरफ घूम जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग कहीं नहीं जाते हो, आपकी बॉडी जो अपनी इनर्शिया को कंटिन्यू रखती है। अब बॉडी के दिमाग में बैठ गया है कि हम चल रहे हैं और सीधा चल रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी इसके अंदर है, हम सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। अचानक आप मुड़ गए, आप तो मुड़ गए लेकिन आपका पैर भी मुड़ गया क्योंकि वो कनेक्टेड है उससे, लेकिन अभी अपर बॉडी उसी इनर्शिया में सीधे चल रहे हैं। अब सोचो मेरी बस ऐसे थी, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा पूरा बॉडी और ये मेरी बस है, अभी सीधे जा रहे हैं दोनों लोग, ठीक है, दोनों सीधा जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये मुड़ गया लेकिन अभी मैं सीधा ही जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं बस में लड़ूंगा, है कि नहीं? इसलिए तो हम लोग लगता है ऐसे घूमती है बस, हम लोग बस में टकराते हैं। हम लोग लगता है कि यार ऐसे हम लोग की बॉडी बाहर की तरफ गई, बाहर की तरफ नहीं गई, हम लोग की बॉडी सीधी चली, बस घूम रही है और हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से सीधे ही जा रही है। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि सीधा जाना, टेढ़ा जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सब डायरेक्शन का कमाल है, डायरेक्शन की बात है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से सीधी जा रही है और बस घूम चुकी है, तो क्या होगा कि अब क्या होगा, हमारी चीज़ से टक्कर आएगी, यही होता है। हाँ, अगर मान लो सपोज घूमती ही रह रही है कोई चीज़, कोई घूम ही रही है, तो उसके अंदर वो घूमने वाला डायरेक्शन आ गया, क्या मुझे घूमना ही घूमना ही घूमना ही है। जब हटोगे तो फिर क्या होगा, वो घूमते हुए ही बाहर निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखो कीचड़ में जब कोई पहिया फंसता है, गाड़ी का पहिया फंसता है, तो जो उससे कीचड़ निकलता है, पहिया गोल 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 घूम रहा है, कीचड़ सीधा निकलता है। क्यों सीधा निकलता है? क्योंकि जहाँ पर जो कीचड़ है, ठीक है, उसके अंदर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसके अंदर वो डायरेक्शन आ गया कि मेरे को ऐसे, मतलब हर जगह पर टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हर समय जो वेलोसिटी होती है वो इस तरह होती है, पता ना, टेंजेंट पे होती है, ठीक है। तो पहिया वैसे जा रहा है लेकिन उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो उसी को फॉलो करेगा। वो यहाँ से कीचड़ निकलेगा तो अपनी इनर्शिया की वजह से वो सीधा जाएगा। हाँ, बाद में अलग बात है कि वो गिर जाए। जैसे मान लो यहाँ से कीचड़ पहुँचा
तो कीचड़ ऐसे ही उछलेगा। वो अलग बात है कि बाद में जाके फिर ऐसे करके गिर जाएगा, या ये ऐसे ही निकलेगा, बाद में अलग बात है ऐसे गिर जाएगा। तो इनर्शिया का मतलब, इनर्शियल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जिधर जा रहे हैं उधर ही जाएंगे, ये फिक्स हो गया। बात समझ आई? तो ये 3 तरह के हमारे इनर्शिया थे जिसको जानना हम लोग ज़रूरी था। और इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, मतलब उतना ज़्यादा वो बदलाव को चैलेंज करेगा, मतलब जैसा था वैसा रखा रहेगा, खुद को बदलने जल्दी नहीं देगा। ठीक है, इनर्शिया 3 तरह की होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अगर कोई चीज़ चल रही चलती रहेगी। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब कोई चीज़ अगर एक पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है तो उस डायरेक्शन में जाएगी, मुड़ रही तो मुड़ेगी, सीधी जाएगी। ठीक है, जैसा भी। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर वो चीज़ रुकी है तो रुकी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग, हालांकि मैं अगले वीडियो में न्यूटन को फिर से शुरू करूंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए बता देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के वजह 3 लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है। ठीक है, हम लोग को देखो एक और चीज़ यार न्यूटन फर्स्ट लॉ से पढ़ने से पहले समझनी पड़ेगी, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक और टॉपिक है यार, ये इनर्शिया हो गया, एक टॉपिक और बताता हूँ, फिर बताऊंगा न्यूटन लॉ, या फिर इसको अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज बस पढ़ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, तीनों लॉ बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, उसको एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखना है। लेकिन उनको समझने के लिए न्यूटन के लॉ को हम लोग को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे इनर्शिया समझा हमने, वैसे हम लोग को समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा था मोशन, तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इस दुनिया में कोई चीज़ मोशन पे है या नहीं, वो तब कहलाएगा जब कोई चीज़ अपना समय के साथ साथ पोजीशन बदल रही हो और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से खड़े होकर तुमको देख रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है क्लासरूम, मैं इस क्लासरूम से आपको देख रहा हूँ। अगर सपोज मैं शिप में बैठ के आपको देख रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, शिप। तो हम लोग जहाँ से चीज़ों को देखते हैं, जिस जगह से व्यूअर जो है चीज़ों को देखता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। की रेफरेंस कहाँ से लेके, आपने सुना होगा ना रेफरेंस बुक सर कोई है क्या। रेफरेंस बुक मतलब कि कोई और चीज़ जहाँ से हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकें, पढ़ सकें, कोई और बुक चाहिए जहाँ से हम लोग इस पूरे कंटेंट को स्टडी कर सकें, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस बुक। ऐसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आया ना, कि बस कुछ नहीं सर, जहाँ सब चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं अगर अभी अर्थ पे हूँ तो अर्थ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं मून पे चला गया तो मेरा मून ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर मैं शिप में हूँ तो शिप मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ट्रेन में हूँ तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अलग अलग तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। बेसिक मतलब ये है कि आप कहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका, वो 2 तरह का होता है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब समझना जरा क्या होता है इनर्शियल, क्या होता है नॉन इनर्शियल। देखो, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी जाकर के चीज़ों को देख सकते हो। ठीक, लेकिन फिजिक्स बोलता है कि यार हम अब इतनी सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे, कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, चंद्रमा, मून, मार्स, कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएंगे। मैंने, फिजिक्स ने बोला कि मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह पे आप हो जो जगह जो है या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। समझना जरा बात को। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप ऐसी जगह चीज़ों को देख रहे हो जो चीज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म, वो चीज़ कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब समझना जरा, रेस्ट का एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर मैं इस कमरे में हूँ और इस कमरे में से मैं क्लासरूम को देख रहा हूँ, तो राइट नाउ आई एम in a inertial frame of reference because this class is at rest, this is not moving. So this class is at rest and I am seeing everything, not this class, I am seeing the whole world, the whole universe, like the moon, the ball, the boy, the rocket, the flies which are moving, everything from an inertial frame of reference because this frame of reference is at rest. What if I, क्या होगा अगर हम लोग
सपोज मान लो एक बस में हूँ मैं, और वो बस जो है 20 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, वो अपनी दिशा तक नहीं बदल रही है। आपको पता है ना वेलोसिटी कांस्टेंट कब बोलते हैं, यहाँ बोला गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ना तो डायरेक्शन बदल रही है वो बस, ना तो अपनी स्पीड बदल रही है, वो 20 चल रही है और दिशा में जा रही है। अब मैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस बस के अंदर खड़ा हूँ, तो अब मेरा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और अब मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, मैं फिर चांद को देख रहा हूँ, फिर मैं तारे को देख रहा हूँ, फिर मैं बाहर की चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी क्या बोला जाएगा, इनर्शियल ही बोला जाएगा। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म जैसा नहीं हो रहा है। पर मान लो अगर सपोज मैं एक लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट क्या होती है, एक्सेलरेट करती है, ऊपर की तरफ तेजी से जाती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब, नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हो गया, ऐसे जगह पे बैठना, ऐसे चीज़ को देखना जो अपनी स्पीड बदल रहा है। जैसे मान लो मैं स्टीमर बोट में हूँ, अब कभी बोट इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी स्पीड बढ़ा दे रही है, कभी घटा दे रही है। हम लोग बाइक पे बैठ के किसी को देख रहे हैं, बाइक पे बैठ के किसी चीज़ को देख रहे हैं, बाइक चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी धीमी चल रही है, कभी मुड़ जा रही है। तो वो क्या कर रही है, कैसा मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो वहाँ से बैठ के अगर तुम चीज़ों को देखोगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ। इनर्शियल मतलब या तो जिस जगह से आप देख रहे हो वो चीज़ रुकी हुई हो, या बहुत हो जाए तो वो चीज़ चले, तो लेकिन कैसे चले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले, मतलब उसका जो स्पीड है और डायरेक्शन है वो ना बदले, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्या होता है, जहाँ पर स्पीड तुम्हारी कुछ भी हो रही हो, तुम वहाँ से बैठ के देख रहे हो, मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, और तुम वहाँ से बैठ के चीज़ों को देख रहे हो, तो यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब मैंने ये बताया क्यों, इनर्शिया क्यों बताया, जब न्यूटन्स लॉ शुरू करना समझ में आएगा। ये क्यों बताया, इसका देखो बहुत सिंपल सा है। फिजिक्स में आप अब से जो भी लॉ पढ़ोगे, जितने भी लॉ आप पढ़ते हो, जो भी रूल पढ़ते हो, F=ma वगैरह पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, वो सब कुछ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही बनाया गया है। आप या तो रुकी हुई चीज से देखोगे तब सबको सही आएगा, या तो कोई यूनिफॉर्म चीज चल रही है तब, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही ये सारे न्यूटन्स के लॉ वैलिड आएंगे, नॉन इनर्शियल से नहीं आएंगे। तो सर फिर क्या मतलब न्यूटन्स लॉ का, तो दुनिया में तो बहुत सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होते हैं। मान ली हम गाड़ी से ही कोई क्वेश्चन लिखना, तो क्या तो गलत हो जाएगा तब तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से गलत तो हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिक है जिससे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करके फिर न्यूटन के लॉ को लगाते हैं। बात समझ आई। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कसिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू नो that where the laws are correct and where the laws are incorrect. Whatever the laws we are going to study in this chapter are only correct in the inertial frame of reference. What do you mean by inertial frame of reference? The frame of reference or the place from where we are seeing the object, if they are at rest or if in the motion, if they are in the motion, they need to have in the uniform motion. The meaning of uniform motion is they need to move with a constant speed and in a constant direction. बात समझ में आ गई। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद शुरू होगा हमारा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ। उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। आपको जो वो कारण है ना कि सर एक्सेलरेशन कहाँ से आया, वो कारण का जवाब इस चैप्टर में छुपा हुआ है। आई होप कि आपको चैप्टर मजा आएगा और हम लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।